कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि कल का पार्ट क्यों नहीं आया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि कम्युनिटी पोस्ट करके मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती थी। हॉस्पिटल की भाग दौड़ और बहुत सारी चीज़ों के बीच तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आज बहुत मुश्किल से और बहुत स्ट्रगल करके मैंने आप लोगों के लिए पार्ट तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो को एक लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। बाकी सब ठीक है। मॉम की तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है। बस मैं आप लोगों को कल इन्फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत खुद की काफ़ी डाउन थी। आज थोड़ी ठीक हुई है तो सोचा आप लोगों के लिए पार्ट बना दूँ। इस समय मुझे समझ में आ रहा है मैं काफ़ी अनरेगुलर हो गई हूँ, लेकिन उसका रीज़न है मैं ऐसे कभी भी अपने काम को अवॉइड या इग्नोर नहीं करती हूँ, ना ही आप लोगों के मैसेजेस को। लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोग भी समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को। विक्रम जी ने अवनी को धीरे से अपने सीने से अलग किया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में वही स्नेह था जो एक पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए होता है। फिर उन्होंने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, बस अब और कुछ मत सोचो बेटा, तुम अपनी पैकिंग पूरी कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं अभी प्राइवेट जेट का इंतज़ाम करवा देता हूँ। अवनी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा तो विक्रम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। जो गलती मैंने अपनी ज़िंदगी में की थी, जिसकी वजह से अपने बच्चों को खुद से दूर होते देखा, वो गलती मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं होने दूंगा बेटा। रिश्ते जब दिल से जुड़ने लगे तो उन्हें अहंकार या गलत फहमियों के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। अपने पति को संभाल लो बेटा, अपने रिश्ते को एक मौका दो और उससे भी ज़्यादा अपने रिश्ते को संभाल लो। ये कहते हुए वो मुड़कर बाहर जाने ही लगे थे कि तभी दरवाजे पर खड़ी नैना जी ने नकली नाराज़गी से दोनों हाथ कमर पर रख लिए। वाह जी वाह, यहाँ बाप बेटी मिलकर सारी बातें कर ली और मुझे तो जैसे कोई याद ही नहीं रहा कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ। उनकी बातें सुनते ही अवनी के चेहरे पर कई घंटों बाद दिल से निकली मुस्कान आई। अगले ही पल वो दौड़कर नैना जी के गले लग गई, उसकी बाहें कसकर उनकी कमर के चारों तरफ लिपट गई। मॉम, उसकी आवाज़ भर्रा गई। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? मैं आपको कभी भूल सकती हूँ भला क्या? नैना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो अवनी की आंखें फिर नम हो गई। अगर आज मुझे अपने दिल की बात समझ आई है, अगर मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, अगर मुझे ये समझ आया है कि यारी मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं मॉम। आपने मुझे हर बार समझाया संभाला, वरना शायद मैं कभी खुद को समझ ही नहीं पाती। ये सुनकर नैना जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने उसके गालों को दोनों हथेलियों में लेकर प्यार से चूम लिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन अभी एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। अवनी ने सवाल भरी नज़रों से उन्हें देखा। तुम आज नहीं कल सुबह जाओगी? लेकिन मॉम, अवनी बेचैन हो उठी। नैना जी मुस्कुराई। मुझे पता है तुम अभी इसी वक्त दिल्ली भाग जाना चाहती हो, लेकिन कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है। सुबह 4 बजे सरगी की रस्म होगी। वो रस्म तुम अकेले नहीं कर पाओगी और मैं अपनी बेटी को पहली सरगी अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहाँ भेज देंगे। उन्होंने प्यार से उसके बालों को कान के पीछे किया। सुबह 4 बजे सरगी होगी, 5 बजे तक तुम तैयार हो जाओगी और फिर तुम्हारे पापा तुम्हें दिल्ली रवाना कर देंगे। विक्रम जी तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। मुंबई से दिल्ली प्राइवेट जेट से पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। तुम आराम से सुबह निकलो और कुछ ही घंटों में अपने पति के सामने खड़ी होगी। ये सुनकर अवनी की धड़कनें अनायास तेज हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में 100 तितलियां छोड़ दी हो। वो सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अब उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। उसके कदम तेज थे, दिल और तेज धड़क रहा था। उसके अंदर अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। कभी उसे आरिवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो बिना बताए दिल्ली चला गया, तो अगले ही पल उसे उससे मिलने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि हर मिनट भारी लग रहा था। वो खुश भी थी, नाराज भी थी, घबराई भी थी और उत्साहित भी। इतने सारे एहसास एक साथ उसके दिल में पहली बार उमड़ रहे थे।
उसने कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही नैना जी की आंखों से आखिर एक आंसू निकल ही गया। वो धीरे से विक्रम जी के पास आकर उनके सीने से लग गई। विक्रम जी ने तुरंत उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। अरे अब आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने प्यार से पूछा। अब तो आपके बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। नैना जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा विक्रम, सच में यकीन नहीं हो रहा। मेरा आर्यवीर, मेरे बच्चे ने खुशियों के लिए कितना इंतज़ार किया है। हमेशा सबको खुशियाँ दी लेकिन खुद कभी कुछ नहीं मांगा। पहली बार उसने किसी को दिल से चाहा है। उनकी आवाज़ कांप गई। मैंने उसे रातों को जागते देखा है, मुस्कुराते हुए दर्द छुपाते देखा है, और आज पहली बार लग रहा है कि शायद महादेव उसकी झोली भी भरने वाले हैं। विक्रम जी ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोले, महादेव ने देर जरूर की है नैना, लेकिन इस बार न्याय भी वही करेंगे। देखना, कल का सूरज हमारे बच्चों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। नैना जी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। उनके होठों पर बस एक ही प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे बच्चों की ज़िंदगी से अब सारी दूरियां खत्म कर दीजिए। मेरे आर्यवीर को उसकी खुशी दे दीजिए और मेरी अवनी को उसके दिल की सच्चाई का पूरा एहसास करा दीजिए। उस पल दोनों पति पत्नी के चेहरे पर आंसुओं के बीच जो मुस्कान थी, वो बरसों बाद अपने बच्चों की खुशियों की आहट सुनने वाली मुस्कान थी। सुबह के ठीक 4 बजे पूरे खुराना मेंशन में एक अलग ही पवित्रता घुली हुई थी। किचन से घी, मेवों और ताज़ा बने पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। नैना जी खुद अपने हाथों से सरगी की थाल सजा रही थी। चांदी की बड़ी थाली में फेनी, सूखे मेवे, नारियल, फल, मिठाइयाँ, मठरी, हलवा, मेवे वाला दूध और सुहाग की सभी वस्तुएं बड़े प्यार से सजाई गई थी। उनकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उधर अपने कमरे में अवनी नहाकर तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, शिफॉन की। खुले रेशमी बाल उसकी कमर तक बिखरे हुए थे। आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और मांग में भरा सिंदूर उसके चेहरे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रहा था। कानों में छोटे छोटे झुमके और हाथों में लाल चूड़ियाँ उसे एक नई नवेली दुल्हन जैसा रूप दे रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, नैना जी की नज़र उस पर पड़ी और एक पल के लिए वो उसे बस देखती ही रह गई। उनकी आंखें भर आई। अगले ही पल उन्होंने तुरंत अपनी मुट्ठी में नोटों की एक गड्डी ली। अवनी के पैरों से लेकर सिर तक उसकी नज़र उतारी और पास खड़े नौकरों के हाथ में देते हुए बोली, मेरी बहू को किसी की नज़र ना लगे, तुम लोग आपस में बांट लेना। अवनी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। आज पहली बार वो इस रस्म को दिल से महसूस कर रही थी। नैना जी उसे अपने पास बिठाकर अपने हाथों से सरगी खिलाने लगी। हर निवाला जैसे सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक माँ का आशीर्वाद था। अवनी चुपचाप खा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बार बार मुस्कान आ जा रही थी। मन बार बार एक ही बात सोच रहा था, अगर आज आर्यवीर यहाँ होता तो शायद उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटती। ये ख्याल आते ही उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान और गहरी हो गई। तभी विक्रम जी वहाँ आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को इस रूप में देखा तो कुछ पल तक देखते ही रह गए। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, तैयार हो जा बेटा। अवनी ने धीरे से सिर हिला दिया। तभी जम्हाई लेते हुए राजवीर भी नीचे आया और अपनी भाभी को देखकर उसकी आंखें गोल हो गई। वाह भाभी, अगर भाई आपको इस रूप में देख लेते तो दिल्ली से पैदल भागते हुए वापस आ जाते। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अवनी अपने कमरे से बैग लेने जाने लगी तो राजवीर ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनटों बाद वो ऊपर से बैग लेकर आया और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में थमाते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक भाभी, मैं सच में आपके और भाई के वापस एक साथ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे भाई को मना कर ही वापस लाइएगा। उनकी बात सुनकर अवनी की आंखें हल्की सी नम हो गई। इसके बाद वो आगे बढ़कर दिग्विजय जी के चरणों में झुक गई। दिग्विजय जी ने उसे तुरंत उठाकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, सदा सुहागन रहो बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे पति के जीवन में हमेशा प्रेम बना रहे। तुम दोनों हर कठिनाई को साथ मिलकर पार करो और तुम्हारे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। अवनी ने भावुक होकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर वो नैना जी के पैरों में झुकने लगी, लेकिन नैना जी ने उसे बीच में ही रोक कर अपने सीने से लगा लिया।
अगले ही पल उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अवनी का माथा चूमते हुए कहा, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची, तुम्हारी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र हमेशा सलामत रहे। जिस काम के लिए तुम जा रही हो वो पूरा हो। तुम और हरिवीर हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ आए। ये सुनते ही अवनी खुद को रोक नहीं पाई और बच्चों की तरह उनसे लिपट गई। कुछ क्षणों तक पूरा माहौल भावनाओं से भरा रहा। विक्रम जी ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, अब चलो बेटा, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मुझे लगता है इस बार तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अवनी ने आंसू पोंछे, एक आखिरी बार पूरे परिवार को देखा और फिर अपने दिल में हजारों धड़कनों और अनगिनत उम्मीदों को लेकर उस सफ़र पर निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए, जहां शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ उसका इंतज़ार कर रहा था। दिल्ली की ठंडी सुबह भी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन आर्यवीर की आंखों से नींद रात में ही कोसों दूर हो चुकी थी। घड़ी में 4 बज चुके थे। पूरे होटल स्वीट में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो कई बार करवटें बदल चुका था, लेकिन हर बार आंखें बंद करते ही एक ही चेहरा उसके सामने आ जाता, अवनी का। आखिर हार कर वो बेड से उठा और किचन काउंटर की तरफ चला गया। आज करवा चौथ था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो भी व्रत रखेगा। भूख उसे वैसे भी कहाँ लग रही थी। उसने सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई और खिड़की के सामने खड़े होकर धीरे धीरे उसे पीने लगा। सामने दिल्ली की ऊंची इमारतें थी, लेकिन उसकी नज़रें कहाँ और ही खोई हुई थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या वो आएगी? क्या अवनी सचमुच एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, या सिर्फ उसकी अपनी उम्मीदें हैं जो उसे जीने पर मजबूर कर रही हैं? ये सोचने के लिए काफ़ी खत्म होने के बाद भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। दूसरी तरफ आसमान में उड़ते प्राइवेट जेट के अंदर बैठी अवनी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थी। कभी वो खिड़की से बाहर बादलों को देखती तो कभी अपनी हथेलियों को। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही उथल पुथल चल रही थी। ये हरिवीर का सामना कैसे करेगी? क्या कहेगी उससे? सबसे पहले डांटेगी या पहले उसकी शक्ल देखेगी? उससे नाराज़ होगी या उससे शिकायत करेगी? और अगर वो भी उससे नाराज़ रहा तो? इन सवालों ने उसकी सारी हिम्मत जैसे आधी कर दी थी। लेकिन अगले ही पल उसे वो रात याद आ जाती है जब वो बिना कुछ कहे चला गया था, और फिर उसके अंदर का गुस्सा वापस जाग जाता। आखिर उसे बिना बताए जाने की क्या ज़रूरत थी? कुछ घंटों बाद जेट दिल्ली पहुंच गया। एयरपोर्ट पर पहले से ही विक्रम जी द्वारा भेजा गया ड्राइवर मौजूद था। उसने आदर से अवनी का सम्मान लिया और उसे लेकर सीधे होटल की तरफ निकल गया। रास्ते भर अवनी का दिल किसी अनजाने डर और उत्साह के बीच झूलता रहा। उधर होटल के अपने स्वीट में आर्यवीर नहाकर बाहर आया। उसके शरीर पर सिर्फ सफ़ेद बाथरोब था। गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, लेकिन उसका ध्यान खुद पर नहीं था। वो खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज करवा चौथ था। उसके मन में एक अजीब सी खाली जगह थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि उम्मीदें कितनी खतरनाक होती हैं। इंसान जितनी ज़्यादा उम्मीद करता है, टूटने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। उसने आखिरकार अपना फ़ोन उठाया और समीर का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन उठते ही उसने बिना किसी भूमिका के पूछा, समीर, तुमने अवनी को होटल का एड्रेस तो दे दिया था ना? जी सर। और उसके बाद? कुछ पल की खामोशी के बाद आर्यवीर ने फिर पूछा, उसने तुम्हें दिल्ली आने के लिए टिकट बुक करने को कहा? कोई फ़्लाइट, कोई अरेंजमेंट? समीर ने तुरंत जवाब दिया, नो सर, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये सुनते ही आर्यवीर कुछ सेकंड चुप रह गया। उसके चेहरे की हल्की उम्मीद जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। ओके, बस इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन नीचे रखते हुए उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर ली थी। शायद अवनी ने सिर्फ गुस्से में उसका एड्रेस पूछा था। शायद वो सच में नहीं आने वाली थी। उसने दोनों हाथ बालों में फेरते हुए गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। दिल बार बार कह रहा था कि वो आएगी, लेकिन दिमाग उसे बार बार रोक रहा था। उसे क्या पता था कि जिस लड़की के बारे में वो ये सब सोच रहा है, वो इसी वक्त उसी होटल की तरफ बढ़ रही है, और कुछ ही मिनटों में उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज उसके सामने दरवाजे के खड़ा होने वाला है।
दिल्ली की ठंडी सुबह में जब अवनी होटल के विशाल कांच के दरवाजे के सामने पहुंची तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। जितना वो आरिवीर से नाराज थी, उससे कहीं ज्यादा उसका दिल उसे देखने के लिए बेचैन था। हर धड़कन जैसे सीने को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना बैग संभालते हुए होटल के अंदर कदम रख दिए। रिसेप्शन तक पहुंचते पहुंचते उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे मिस्टर आरिवीर सिंह खुराना के कमरे का नंबर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने स्क्रीन से नज़र उठाकर उसे देखा और प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बोली, आई एम सॉरी मैम, हम अपने गेस्ट्स की कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं कर सकते। अवनी ने शांत स्वर में दोबारा कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। पत्नी? वो हल्का सा हंस पड़ी। मैम, मिस्टर आरिवीर सिंह खुराना के बारे में रोज़ दर्जनों लड़कियां पूछने आती हैं। कोई खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताती है, कोई फियांसे, और अब आप पत्नी बता रही हैं। अवनी की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन वो अभी भी शांत खड़ी रही। शायद इसी चुप्पी को कमजोरी समझकर रिसेप्शनिस्ट फिर दोबारा बोली, और सच कहूँ तो आपकी इतनी औकात भी नहीं लगती कि आप आरिवीर सिंह खुराना के पैरों की धूल बन सके। पत्नी बनना तो बहुत दूर की बात है। पूरे देश में लड़कियां उनके नाम के सपने देखती हैं। इतने हैंडसम, इतने चार्मिंग, इतने सफल आदमी की पत्नी बनने का सपना देखना आसान है मैम, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। आसपास खड़े कुछ स्टाफ भी मुस्कुराने लगे। बस फिर क्या था, अवनी की आंखों में जैसे अंगारे जल उठे। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से अपना फ़ोन निकाला, गैलरी खोली और शादी की तस्वीर उसके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अवनी की ठंडी मगर खतरनाक आवाज़ गूंज उठी, ध्यान से सुनो, मैं आरिवीर सिंह खुराना की पत्नी हूँ या नहीं, ये साबित करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मैं अपनी सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी हद ज़रूर याद दिला सकती हूँ। वो काउंटर पर झुक गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरे पति के बारे में इस तरह की बातें कर सको। और रही बात औकात की, तो मेरी औकात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसे लोग खुद कुछ नहीं होते, लेकिन दूसरों पर टिप्पणी करने के लिए सबसे पहले मुंह खोल देते हो। रिसेप्शनिस्ट का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अवनी अभी रुकी नहीं थी। और एक बात अच्छी तरह से सुन लो, आज के बाद मेरे सामने अपनी ज़ुबान संभाल कर खोलना, क्योंकि अगर मैं अपने पर आ गई ना, तो तुम्हारी ये नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ है। ऐसी हालत कर दूंगी कि पूरे इंडिया में कहीं नौकरी ढूंढती फिरोगी और कोई देने वाला नहीं मिलेगा, समझी? रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। आई एम सॉरी मैम, वो हकलाते हुए बोली। सॉरी अपने पास रखो अपने, अवनी ने ठंडी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। रूम नंबर? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कांपते हाथों से कार्ड की निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। कमरा नंबर 302 मैम, सर का कमरा 302 है। अवनी ने उसके हाथ से कार्ड लगभग छीन लिया और बिना एक शब्द कहे अपनी गर्दन ऊंची करते हुए वहां से मुड़ गई। उसके कदमों में ऐसा अधिकार था कि पूरा स्टाफ उसे जाते हुए देखता रह गया। रिसेप्शनिस्ट तो जैसे डर के मारे अपनी जगह जम ही गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि खुराना सरनेम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान था। उधर उसी होटल के दूसरे हिस्से में आरिवीर लिफ्ट से नीचे उतर रहा था। चारकोल ब्लैक 3 पीस सूट, सफ़ेद शर्ट, कलाई पर महंगी घड़ी और हमेशा की तरह रौबदार व्यक्तित्व। आज भी वो ऐसा लग रहा था मानो किसी बिजनेस मैगजीन के कवर से निकलकर सामने आ गया हो। लॉबी में मौजूद कई लोगों की नज़रें अनायास ही उसकी तरफ उठ गईं। रिसेप्शनिस्ट भी एक पल के लिए उसे देखकर खो गई। वो भूल ही गई थी कि अभी कुछ मिनट पहले उसकी पत्नी उसी के कमरे की तरफ गई हैं। आरिवीर बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आज सुबह सायरा का फ़ोन आया था। उसने बहुत आग्रह करके कहा था, अगर आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ देर के लिए मुझे ज्वाइन तो कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट डिस्कशन भी हो जाएंगे। आरिवीर का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बिजनेस कमिटमेंट की वजह से वो मना भी नहीं कर पाया। ड्राइवर ने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला। आरिवीर अंदर बैठा और कार आगे बढ़ गई।
तभी अचानक रिसेप्शनिस्ट जैसे किसी गहरे ख्याल से बाहर आई। उसकी आंखें एकदम फैल गई। उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले मिसेज खुराना यानी अवनी उसी के कमरे की तरफ गई है। ओह नो! उसके मुंह से घबराहट भरी आवाज़ निकली। वो लगभग दौड़ती हुई होटल के बाहर भागी। सर सर सर, वो ज़ोर से पुकारती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरिबीर की कार होटल के मुख्य गेट को पार करते हुए सड़क पर काफ़ी दूर निकल चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट वहीं खड़ी रह गई, जबकि उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। और उसी समय तीसरी मंजिल पर कमरे नंबर 302 के सामने खड़ी अवनी अपने कांपते हाथों से कार्ड की दरवाजे पर लगाने वाली थी। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी, मानो पूरे कॉरिडोर में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही हो। अब बस कुछ ही सेकंड बाद वो उस इंसान के कमरे के अंदर होने वाली थी जिससे पिछले कुछ दिनों में उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर रख दी थी। जैसे ही अवनी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो सीने को चीर कर बाहर निकल आएंगी। पूरे रास्ते वो बस यही सोचती आई थी कि दरवाज़ा खुलते ही सामने आरिबीर खड़ा होगा। शायद उसे देखकर हैरान रह जाएगा, शायद नाराज़ हो जाएगा कि वो बिना बताए दिल्ली कैसे पहुंच गई, या शायद बस उसे देखता ही रह जाएगा। उसके मन में न जाने कितने सवाल और कितने दृश्य एक साथ चल रहे थे। क्या वो उससे शिकायत करेगी, उसके बिना बताए चले जाने का हिसाब मांगेगी, या फिर सारी नाराज़गी भूल कर बस उसे देखती रह जाएगी। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर कांप रही थी और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल जब दरवाज़ा पूरी तरह खुला और उसकी नज़र कमरे के अंदर गई, तो उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। कमरा खाली था, वहाँ आरिबीर नहीं था। उसकी आंखें बेचैनी से पूरे कमरे में दौड़ने लगी, एक बार फिर दूसरी बार, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि शायद उसने ठीक से देखा नहीं, शायद वो कहीं यहीं हो। आरिबीर, उसके होठों पर बिना आवाज़ के उसका नाम आया। उसे लगा शायद वो बाथरूम में होगा। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लगभग भागते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा पहले से ही आधा खुला हुआ था। उसने अंदर झाँका, वहाँ भी कोई नहीं था। उस पल उसके चेहरे पर ऐसी निराशा उतर आई जैसे किसी ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली हो। वो कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। इतनी दूर आने के बाद भी वो उससे नहीं मिल पाई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आरिबीर वहाँ नहीं था। फिर भी पूरा कमरा उसकी मौजूदगी से भरा हुआ लग रहा था, जैसे उसकी सांसें अभी भी इन दीवारों में घुली हुई हो, जैसे अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ से उठा हो। अवनी धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आ गई। उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ चादर हल्की सी बिखरी हुई थी। तकिए पर सिर का दबाव अब भी साफ दिखाई दे रहा था। साइड टेबल पर रखा कॉफ़ी मग आधा खाली था। कुर्सी पर उसकी जैकेट टंगी हुई थी। कमरे की हर छोटी बड़ी चीज़ चुपचाप ये गवाही दे रही थी कि वो यहाँ था, अभी कुछ ही देर पहले तक यहीं था। अवनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी इंसान की मौजूदगी सिर्फ उसके होने से नहीं होती। कुछ लोग चले जाने के बाद भी हर तरफ महसूस होते रहते हैं। उसकी नज़र अनायास बेड पर रखे तकिए पर गई। वो धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गई और कांपते हाथों से तकिए को अपनी तरफ खींच लिया। तकिए में वही परिचित खुशबू थी, वही महक जो शायद हमेशा उसके आसपास रहती थी, लेकिन उसने कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। आज वही खुशबू उसके दिल में अजीब सी हलचल मचा रही थी। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गए, बिना बताए चले गए। उसने बहुत धीमी आवाज़ में बुदबुदाया। गुस्सा भी था, शिकायत भी थी, लेकिन उन सब के नीचे एक ऐसी राहत भी थी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इस कमरे में आकर उसे पहली बार लग रहा था कि वो सचमुच आरिबीर के करीब आ गई है। कमरा खाली था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जहाँ भी देख रही हो वहाँ आरिबीर मौजूद हो। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी आवाज़, सब कुछ। और शायद पहली बार अवनी ने खुद से ये सवाल पूछा कि अगर उसकी गैर मौजूदगी इतनी बेचैन कर सकती है तो उसकी मौजूदगी उसके दिल के साथ क्या करती होगी। लेकिन सच तो ये था कि सुबह से जिस बेचैनी ने उसे चैन नहीं लेने दिया था, उस तकिए को सीने से लगाते ही उसके बेचैन दिल को कुछ पल का सुकून मिल गया था।
उसकी नज़रें सामने रखी अलमारी पर गई, जैसे किसी अदृश्य खिंचाव ने उसे वहां तक पहुंचा दिया हो। अलमारी खोलते ही उसकी सांस हल्की सी अटक गई। अंदर करीने से टंगे हुए आरिवीर के कपड़े थे। उसने अनायास ही एक सफ़ेद टी शर्ट निकाल ली, वही टी शर्ट जिसमें वो कई बार घर पर उसे घूमते हुए देख चुकी थी। कपड़ा उसकी उंगलियों के बीच आया तो उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसने आंखें बंद करके उस टी शर्ट को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी जिससे वो सुबह तक नाराज थे, जिसकी शिकायतें उसके मन में भरी हुई थी, वही इस समय उसकी सारी बेचैनियां भी अपने साथ खींच ले गया हो। कुछ देर बाद वो टी शर्ट उसके हाथ में लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर बाहर निकली तो उसने वही टी शर्ट पहन ली। टी शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। खुले भीगे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे चलकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक खुद को देखती रही, फिर उसकी नज़र उस टी शर्ट पर चली गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। ऐसा लग रहा था जैसे आरिवीर की मौजूदगी उस कपड़े के साथ साथ उसके चारों तरफ फैली हुई हो। उसने दोनों हाथों से टी शर्ट के कपड़े को पकड़कर अपने सीने के करीब खींच लिया और आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि किसकी मौजूदगी सिर्फ उसके सामने रहने से महसूस नहीं होती। कभी कभी उसकी गैर मौजूदगी भी इंसान को उससे कहीं ज़्यादा महसूस करवा देती है। उधर दिल्ली की सड़क पर दौड़ती कार में बैठे आरिवीर ने अचानक ही अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कनें सामान्य ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब हो उसके, इतना करीब कि उसकी सांसों की आहट तक महसूस हो रही हो। उसने गर्दन सीट से टिकाई और खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ती चली जा रही थी। उसकी उंगलियां अनायास ही सीने पर आकर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी अनजानी खुशी से भरता जा रहा हो। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। उसकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही जिद्दी लड़की, वही अवनी। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर पीछे टिकाया और बुदबुदाया, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ अवनी? अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा इस वक्त उससे बहुत दूर नहीं बल्कि बेहद करीब मौजूद हो। इतने करीब कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो शायद उसे छू भी सके। उसके दिल में एक हल्की सी मुस्कान निकली और बिना कुछ सोचे उसके होठों से फुसफुसाहट निकली, अवनी मेरी बीबी। और उसी पल होटल के कमरे में खड़ी अवनी ने भी जाने क्यों अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस कर रही हो। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन शायद पहली बार उनके दिलों के बीच की दूरी उतनी नहीं रह गई थी जितनी अब तक थी। दिल्ली की सुनहरी सुबह में जब आरिवीर सायरा के बंगले पर पहुंचा तो सायरा खुद दरवाजे तक उसका स्वागत करने आई। गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, उसने मुस्कुराकर कहा। आरिवीर ने भी हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। मॉर्निंग मिस खान, और उसके साथ अंदर चला गया। कुछ ही देर में दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे, लेकिन आरिवीर के सामने सिर्फ एक गिलास पानी रखा था। ये देखकर सायरा हैरान रह गई। आप सच में कुछ नहीं खाएंगे? उसने पूछा। आरिवीर ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया था आज करवा चौथ है तो मेरा भी व्रत है। सायरा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कॉमन मिस आरिवीर, कमाल है, आजकल तो बहुत सी लड़कियां भी व्रत रखने से परहेज कर देती हैं और आप अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहे हैं। सच कहूँ तो मैंने पहली बार किसी पति को ऐसा करते देखा है। आरिवीर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों के सामने अनायास ही अवनी का चेहरा आ गया। फिर वो धीमे स्वर में बोला, प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं होता सायरा। अगर मेरी पत्नी मेरी लंबी उम्र के लिए भूखी रह सकती है तो मैं उसके लिए एक दिन भूखा क्यों नहीं रह सकता? लोग कहते हैं कि पत्नी पति के लिए व्रत रखती है ताकि उसका सुहाग सलामत रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो ही मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो मेरी लंबी उम्र का क्या मतलब? मैं जितना जीऊँ उसके साथ जीऊँ, बस यही चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। सायरा कुछ पल उसे देखती रह गई। ना जाने क्यों उसके दिल को ये बात छू गई। उसने पहली बार किसी आदमी की आंखों में अपनी पत्नी के लिए इतना सम्मान और इतना प्रेम देखा था।
वो मुस्कुराकर बोली, आपकी पत्नी बहुत खुदकिस्मत है। आरिवीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में एक टीस उठी। काश वो शांता कि जिस लड़की के लिए वो ये सब कर रहा है, वो इस समय क्या सोच रही होगी। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, असल में मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि हम प्रोजेक्ट के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर चर्चा करनी थी। उसके बाद दोनों ने प्रोजेक्ट पर बात शुरू की। सायरा नए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें समझा रही थी, आंकड़े बता रही थी, संभावनाओं पर चर्चा कर रही थी, लेकिन आरिवीर का ध्यान बार बार भटक रहा था। कभी उसे ओनी का गुस्से से भरा चेहरा याद आ जाता, कभी उसकी आंखें, कभी उसका नाम। कई बार तो सायरा को अपनी बात दोहरानी पड़ी। आखिरकार उसने फाइल बंद कर दी और मुस्कुराकर बोली, मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपका दिमाग यहाँ बिल्कुल नहीं है। आरिवीर ने एक लंबी सांस ली और शर्मिंदा होकर बोला, शायद आप सही कह रही हैं, आज सच में मेरा ध्यान कहीं और है। अपनी पत्नी पर? सायरा ने मुस्कुराकर पूछा। आरिवीर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। यही जवाब काफ़ी था। सायरा ने सिर हिलाया, जाइए, आज बिजनेस से ज़्यादा ज़रूरी कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आरिवीर ने उसके लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल गया। पूरी यात्रा के दौरान उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ओनी सच में उसे ढूंढने आएगी? क्या वो आज भी उससे उतनी ही दूर है जितनी पहले थी? उधर होटल के कमरे में बैठी ओनी अब भी आरिवीर की ढीली सी सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों एक साथ मौजूद थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नैना जी का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। कैसी हो बेटा, आराम से पहुंच गई ना? नैना जी की स्नेहभरी आवाज़ सुनते ही ओनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होटल पहुँच गई हूँ। और आरिवीर? इस सवाल पर उसके दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई। वो कमरे में नहीं है मॉम, शायद किसी काम से बाहर गए हैं। नैना जी सब समझ रही थी, फिर भी उन्होंने सामान्य स्वर में कहा, ठीक है बेटा, जब तक आरिवीर वापस आता है तब तक एक काम करो, मैंने दिल्ली की एक बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट को ऑनलाइन बुक कर दिया है। वो थोड़ी देर में होटल पहुंच जाएगी। आज करवा चौथ है, हाथ पैरों में मेहंदी लगवा लो। अवनी ने धीरे से हामी भर दी। कॉल खत्म होने के करीब आधे घंटे बाद होटल के दरवाजे पर बेल बजी। बाहर दो प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट खड़ी थी। नैना जी पहले ही उनसे सारी बात कर चुकी थी। अवनी उन्हें अंदर ले आई। कुछ ही देर बाद वो सोफे पर बैठी थी और उसकी उंगलियों पर मेहंदी की पहली रेखा उतर चुकी थी। धीरे धीरे डिजाइन आकार लेने लगा। उसकी हथेलियों पर बेहद बारीक गूगल शैली की झालियाँ बनाई गई, जिनके बीच छोटे छोटे कमल के फूल उभर रहे थे। कलाई से लेकर कोहनी तक बेलों का ऐसा सुंदर जाल बुना गया था, मानो कोई कलाकार कैनवास पर महीनों से मेहनत कर रहा हो। एक हथेली पर चांद की आकृति बनाई गई थी और दूसरी हथेली पर दुल्हन का घूंघट, जिसके चारों तरफ महीन नक्काशी की गई थी। उंगलियों के पोरों तक बारीक बेलें और पत्तियां उतर आई थी। पैरों पर भी घुंघरुओं जैसी गोल आकृतियां और पायल के डिजाइन से शुरू होकर मेहंदी टखनों के ऊपर तक फैल गई थी। सबसे खास बात यह थी कि उन जटिल डिजाइनों के बीच कई जगहों पर बेहद कलात्मक ढंग से आरिवीर का नाम छिपाया गया था, कहीं किसी फूल की पंखुड़ी के भीतर, कहीं किसी बेल के मोड़ में, तो कहीं चाँद की आकृति के किनारे। नाम इतना खूबसूरती से छिपाया गया था कि ध्यान से देखने पर ही नजर आता। जब मेहंदी वाली ने मुस्कुरा कर उसे वो नाम दिखाया तो अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसके गाल हल्के से गुलाबी पड़ गए। ना जाने क्यों हर बार वो नाम देखकर उसके दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो जाती थी। कई घंटे बाद जब मेहंदी पूरी हुई तो उसके हाथ और पैर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजे हुए लग रहे थे। कमरे में मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू फैल गई थी। सफ़र की थकान, पिछले कई दिनों की मानसिक उथल पुथल और सुबह से दिल में चल रही बेचैनियों और धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी थी। उसने सावधानी से अपने हाथों को हवा में रखते हुए बेड पर जगह बनाई और लेट गई। उसके बदन पर अब भी आरिवीर की वही सफ़ेद टी शर्ट थी जो घुटनों तक आ रही थी। तकिए में वही परिचित खुशबू थी जो सुबह से उसके दिल को सुकून दे रही थी। उसने करवट बदल कर अपने हाथों को संभाला और एक बार फिर हथेलियों पर छिके आरिवीर नाम को देखा। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान तैर गई। अगले ही पल उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे लगा जैसे वो इस कमरे में अकेली नहीं है,
जैसे हरिवीर की मौजूदगी अब भी हर तरफ फैली हुई है। पता ही नहीं चला कि कब उसकी पलकों पर नींद उतर आई। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में सो चुकी थी और उसकी हथेलियों पर गहरी होती मेहंदी के रंग के साथ छिपा हुआ हरिवीर का नाम चुपचाप उसकी मोहब्बत की कहानी कह रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हरिवीर अंदर आया, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसकी सांसें एक पल को थम गई। बेड पर कोई सो रहा था। नहीं, कोई नहीं। अवनी, उसकी अवनी, उसकी ही सफ़ेद टी शर्ट पहने, खुले बालों के साथ, मेहंदी से सजे हाथों को संभाल कर वो गहरी नींद में लेटी हुई थी। कुछ सेकंड तक आरिवीर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्का सा सिर झुका दिया। फिर से आ गई तुम? उसके होठों से धीमी हंसी निकली। फिर से तुम मेरे ख्वाबों में आ गई। पिछले कई दिनों से यही तो हो रहा है। जहाँ देखता हूँ वहाँ उन्हीं ही दिखाई देती थी। ऑफिस में, घर में, कार में, नींद में, जागते हुए, सोते हुए, हर जगह। इसलिए आज भी उसे यही लगा था कि उसका दिल फिर कोई नया खेल खेल रहा है। वो धीरे धीरे चलकर बेड के पास आ गया और बिना किसी झिझक के उसके पास बैठ गया। उसकी आंखें उन्हीं के चेहरे पर टिकी हुई थी। जानती हो, उसने बहुत धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ, सच में थक गया हूँ। तुमसे भागते भागते जितना दूर जाता हूँ उतना ही तुम मेरे करीब आ जाती हो। दिल्ली आ गया फिर भी तुम यहीं हो। आंखें बंद करता हूँ तो तुम, आंखें खोलता हूँ तो तुम। आखिर क्या करूँ मैं तुम्हारा? उसके हाथ अनायास आगे बढ़े और बहुत प्यार से उसके बालों को कान के पीछे सरका दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे छोड़कर भी नहीं जाती और पास भी नहीं आती? उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। कम से कम मेरे ख्यालों से तो निकल जाओ, मुझे जीने दो, या फिर हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। बीच का ये रास्ता अब नहीं चलता मुझसे। वो झुका और बहुत प्यार से उसकी बंद पलकों पर अपने होठ रख दिए, फिर उसके माथे पर चूम लिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ख्वाबों में नहीं जीना चाहता हूँ, नहीं, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। सुबह उठकर तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, तुम्हें मनाना चाहता हूँ, तुम्हारी बेवजह की बातें सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर कर ये यकीन करना चाहता हूँ कि तुम सच में मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसी पल अवनी नींद में कसकसाई और उसकी आंखें आधी खुल गई। अरे, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। उनिंदी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, लेकिन हरिवीर बस मुस्कुरा दिया। उसे पूरा यकीन था कि वो भी इसके ख्यालों का हिस्सा है। उसका दिल तो कब से अवनी की आवाज़ें गढ़ने लगा था। वो थोड़ा और करीब आया और उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाते हुए बोला, तुम्हें मेरी हालत की कोई चिंता नहीं है ना? उसकी आवाज़ में ऐसी तड़प थी जो सीधे दिल में उतर जाए। मेरा दिल तुम्हें याद करते करते बेहाल हो गया है। उसकी चिंता नहीं है। सुबह से शाम तक हर सांस तुम्हारा नाम लेती है, उसकी चिंता नहीं है। मैं हर रात तुम्हारी यादों में सोता हूँ और हर सुबह तुम्हारे बिना जागता हूँ, उसकी चिंता नहीं है। तुम्हारी यादों से बचने के लिए मुंबई से दिल्ली चला आया, लेकिन यहाँ भी तुम्हारी यादें और तुम मेरी पीछा नहीं छोड़ रही हो। मुझे जीने नहीं देना चाहती हो, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। लेकिन मेहंदी खराब हो जाएगी, इसकी बहुत चिंता है। उसकी आंखों में प्यार, शिकायत, दर्द और चाहत सब कुछ एक साथ था। जान, अब और मत तड़पाओ ना मुझे, सामने आ जाओ, एक बार सच में मेरे पास आ जाओ। मैं अब तुम्हारी परछाइयों से बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकबक सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी मुस्कान को अपने सामने देखना चाहता हूँ, तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि अगर पता होता तो तुम मुझे इस तरह छोड़कर कभी नहीं जाती, मुझे इस तरह कभी नहीं तड़पाती। अवनी अब पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन जैसे उसकी चेतना अभी भी वहीं अटक गई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थी और वो बिना पलक झपकाए हरिवीर को देखे जा रही थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं अब तुम्हारी परछाइयों से बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक एक शब्द उसके दिल पर ऐसे उतर रहा था जैसे किसी ने बरसों से बंद पड़े किसी दरवाजे को धीरे धीरे खोल दिया हो।
उसकी आंखों में नमी भर आई। उसे कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी गौर मौजूदगी किसी को इस हद तक तोड़ सकती है। उसे लगता था कि यारवीर उससे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार इतना गहरा होगा, इतना सच्चा और इतना बेचैन कर देने वाला होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसके सीने में अजीब सी कसक उठी। पिछले कुछ दिनों से उसने जो बेचैनी महसूस की थी, जो खालीपन उसे हर पल खाए जा रहा था, अचानक उसे समझ आने लगा कि यारवीर भी उसी आग में जल रहा था, शायद उससे भी ज़्यादा। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया। उसने यारवीर के चेहरे को देखा। उसकी बंद होती पलकों में थकान थी, आवाज़ में तड़प थी और आंखों में वो इंतज़ार जो शायद बहुत समय से जमा होता जा रहा था। पहली बार अवनी को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ, अपने लिए नहीं, यारवीर के लिए। उसे ये सोचकर तकलीफ हुई कि वो आदमी जो पूरी दुनिया के सामने पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, अंदर ही अंदर उसकी एक झलक, उसके एक एहसास, उसके एक स्वीकार के लिए इतना बिखर चुका था। उसका दिल बेतहासा धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। बस उसकी नज़रें यारवीर के चेहरे पर टिकी रही और मन ही मन एक बात में घूमती रही, इतना प्यार, इतना इंतज़ार, और मैं इसे समझ ही नहीं पाई। उस पल उसे अपनी सारी शिकायतें, अपना सारा गुस्सा और अपनी सारी नाराज़गी बहुत छोटी लगने लगी, क्योंकि उसके सामने बैठा आदमी सिर्फ उसका पति ही नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने उसे पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से और बिना किसी शर्त के चाहा था। और यही एहसास अवनी के दिल को पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन कर गया था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के पार्ट बनाया है। कमेंट करने में कंजूसी आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, और 1-2 दिन पार्ट नहीं आएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा मेरे गले की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं ज़बरदस्ती करके वॉइस ओवर कर भी दूँ तो शायद लंबे समय के लिए मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और वीडियो बंद करना पड़ सकता है। इसलिए 1-2 दिन का गैप मैं ले लूँगी ताकि गला पूरा अच्छी तरह से ठीक हो जाए। बाकी अगर किसी को जल्दी गला ठीक करने के घरेलू नुस्खे पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मैं गरारा वगैरह कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।